हे गाइस, वेलकम टू सैर शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, जिसमें हमने स्पेशली किया था ह्यूमन का। ड्रोसोफिला का मैं नहीं कर रहा हूँ, ड्रोसोफिला का आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ तो ड्रोसोफिला के केस में एक्स एक्स एंड एक्स ओ सिस्टम चलता है, या आप एक्स एक्स या एक्स वाई भी कह सकते हो। बट रियलिटी में होता क्या है, एक्स एक्स तो फीमेल होती ही है, बट वहाँ पर बायो क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। वहाँ पर रोल होता है बायो क्रोमोसोम का ओनली स्पर्म प्रोडक्शन। यानी यानी मैं कंडीशन दूँ तो वहाँ पर मैटर करता है कि एक्स क्रोमोसोम कितने हैं। ठीक है, क्या मैटर करता है कि एक्स क्रोमोसोम कितने हैं। मान लीजिए एक्स एक्स कंडीशन है तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। बट ओनली एक्स ही है, यानी एक ही एक्स है, दूसरा ओ है या जीरो है या एक एक्स है, तो क्या बनेगा, तो वहाँ पर बनेगी मेल बनेगा। बट इन केस ऑफ ह्यूमन क्या बनता है, अगर एक ही एक्स हो तो होता है वो आपका क्लीफेंटर सिंड्रोम, और दूसरा क्या होता है आपका टर्नर सिंड्रोम होता है वो एक्सओ। और एक्सओ वो आपसे जो होता है वो फीमेल बनती है। बट ड्रोसोफिला केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या बनेगा, मेल बनेगा, क्योंकि वहाँ पर बाइक्रोमोसोम मैटर कर रहा है। बाइक्रोमोसोम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम ही दिखता है। एक्स क्रोमोसोम एक ही है तो फिर वो मेल बनेगा, दो है तो फीमेल बनेगी। ज़्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक गाइनेंड्रोमॉर्फ होता है। गाइनेंड्रोमॉर्फ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आधा शरीर मेल का होगा, आधा शरीर फीमेल का होगा, इन केस ऑफ फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्ट्रा। बट अगर आज हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी गैमेटोजेनेसिस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस के ओजेनेसिस हम कल देखेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ, उसके बाद हम चलेंगे सीधा स्पर्मेटोजेनेसिस में। मैं आपको बता दूँ, जब फीटस में हमारा प्रेगनेंसी चली होती है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड चला होता है, तब फीमेल में मायोसिस होती है, बट मेल में मायोसिस नहीं होती है, आप सभी को पता होगा। अब रीज़न दूँ तो आप सभी को पता होगा, जो मेल होते हैं उनमें प्यूबर्टी के बाद मायोसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये सब कुछ प्यूबर्टी के बाद ही चलता है। बट इन केस ऑफ फीमेल में ऐसा नहीं होता है, आप सभी को होता है oogenesis आपके जब आप फिटनेस में हो तब से स्टार्ट हो चुकी है फीमेल में oogenesis, यानी एग्स बनना। बट वहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है, वहाँ पर स्टॉप हो जाती है पहले ही, मायोसिस 1 में स्टॉप हो जाता है वो। आई देख लेना कौन से स्टेज में स्टॉप होता, तो आई थिंक वो होगा प्रोफेज में होगा। प्रोफेज की भी लैप्टोटीन स्टेज होगी आई थिंक, चेक कर लेने एक बार, क्रॉस चेक कर लेना, याद याद से क्रॉस चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल में अरेस्ट कर जाता है ऊ साइट हमारा, कब अरेस्ट करता है, आपका अरेस्ट किया होता है प्रोफेज 1 लैप्टोटीन, हाँ प्रोफेज 1 और लैप्टोटीन स्टेज में, बाकी चेक कर लेना इसको। बट जब प्यूबर्टी होगी तो प्यूबर्टी में दोबारा रिज्यूम हो जाती है, यानी दोबारा स्टार्ट हो जाती है, दोबारा स्टार्ट होती है, फिर स्टार्ट होने के बाद दोबारा दोबारा फिर से रुक जाती है। अब कब रुकती है, मैंने बताया आपको, वो आपकी रुकती है ड्यूरिंग मेटाफेज। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, तो सेकेंडरी oocyte बनने के बाद वो मेटाफेज में स्टॉप कर जाता है। फिर जब स्पर्म की मीटिंग होती है तब आपकी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होती है। बट ये केस होते हैं प्यूबर्टी में। बट इन केस ऑफ फिटस, इन केस ऑफ एम्ब्रियो, तो फिटस में क्या होता है, फिटस में आपकी प्रोफेज 1 में, मायोसिस 1 प्रोफेज 1 लैप्टोटीन स्टेज, वहां पर ही आपका क्या कर जाता है, पोज कर जाता है आपका एग। फिर जैसे बच्चा प्यूबर्टी में आता है, तो प्यूबर्टी में आने में हर मंथ के बाद वो एक एग मैच्योर होता है और ओविडक्ट से बाहर निकलता है। हर महीना ऐसा होगा, एक एग मैच्योर होगा और बाहर निकलेगा। यानी जो उन्होंने प्रोफेज 1 में लैप्टोटीन में अपनी पोजीशन को किया हुआ, स्टॉप किया हुआ था, वो रिज्यूम कर रहे हैं और आगे 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 निकल रहे हैं। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, प्रोफेज 1 है या कोई और स्टेज है। आई थिंक प्रोफेज 1 लैप्टोटीन स्टेज है। ओके, अब मियोसिस मैंने बता दिया आपको कि बच्चे में होती है, फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती है ड्यूरिंग फिटस। तो कौन से ऐसी फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जो रोक रहे हैं कि मेल में मायोसिस ना हो इन केस ऑफ फिटस, और कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो मेल फीमेल में कह रही है कि हो। तो एक रेटिनोइक एसिड होता है, रेटिनोइक एसिड जो मेसोनेफ्रोस के द्वारा रिलीज किया जाता है, किडनी जो फ्यूचर किडनी बनाएगा, तो मीजोनेफ्रोस के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है, रेटिनोइक एसिड। और रेटिनोइक एसिड क्या करता है, कुछ ऐसे जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करता है जिसको बोलते हैं स्ट्रा8, STR8। ये करता है, ये मायोसिस को करता है इन केस ऑफ फीमेल। मान लीजिए हमने कुछ अल्टर्ड कर दिए, हमने नैनोस डाल दिया। नैनोस एक इनहिबिटर होता है स्टार8 का। अब नैनोस डाल दिए तो वो फीमेल नहीं मेल बनेगा। ओके, दूसरी कंडीशन लेते हैं हम मेल के केस में। मेल के केस में रेटिनोइक एसिड तो प्रेजेंट होता है,
आप सभी को पता होगा मेसोनेफ्रॉन तो वो निकाल रहा है, पर उसका इन्हिबिटर बैठा हुआ है, वो इन्हिबिट कर दी जा रही है। रेटिनोइक एसिड की सिंथेसिस इन्हिबिट कर दी जा रही है इन बाय द हेल्प ऑफ सोमैटिक सेल सिक्रेटिंग फैक्टर CYP26B1। ओके, ये होता है बिफोर 13.5 डेज। पर जैसे जैसे ही दिन बढ़ते चलते हैं 30.5 डेज के बाद, तो वहाँ पर क्या होता है, रेटिनोइक एसिड तो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा CYP261 की ट्रांसक्रिप्शन यानी उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, कम हो जाती है, तो RA तो निकल जाएगा बाहर, रेटिनोइक एसिड तो बाहर निकल जाएगा, बट जो स्टार 8 ये आगे जाके बनाएगा, तो स्टार 8 का भी इन्विटर बैठा होता है, जिसको बोलते हैं नैनोस 2। नैनोस 2 स्टार 8 को इन्विट कर देगा और मायोसिस नहीं होगी, और वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो ये जनरल व्यू था। अब हम चलते हैं मायोसिस में, थोड़ा सा हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर देंगे। मायोसिस के कुछ स्टेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा। पहली स्टेज है लैप्टोटिन। लैप्टोटिन में होता क्या है, थिन थ्रेड स्टेज हम इसको बोलते हैं। क्रोमेटिन हमको अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर दिखते हैं, बट क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, क्योंकि अभी ढीला है काम, अभी यूक्रोमेटिन स्टेज है। बट जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, सिनेप्टोन्यूमर कॉम्प्लेक्स बनता है, सिनेप्सिस बनते हैं, या डायग्राम में आपको दिख रहे हैं। सिनेप्सिस क्या होते हैं, यहाँ पर देखो आप, एक आपको ब्लू क्रोमेटिन दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है, रेड और ब्लू आपस में कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, बाइंडिंग होने की, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोन्यूमर कॉम्प्लेक्स बनना। ये सारा कंप्लीट होता है पैकेटिन में। स्टेजेस याद रखना, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकिनेसिस। अब पैकेटिन में सारा सारा यहाँ पर देखो बाइंडिंग हो चुकी है, रेड और ब्लू की, दोनों क्रोमेटिन की, दोनों क्रोमोसोम की। अब दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, तो क्या हो चुकी है, यहाँ पर बाइंडिंग हो चुकी है, और हम बोल सकते हैं कि पैकेटिन स्टेज है। और पैकेटिन स्टेज में एक बहुत अच्छी टर्म है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकेटिन स्टेज में होती है। और क्रॉसिंग ओवर मतलब नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड की होती है, आपस में DNA को ट्रांसफर करे, यानी रेड वाला ब्लू को देगा, ब्लू वाला रेड को देगा। डिप्रोटीन में क्या होता है, डिप्रोटीन में आप जो बाइंडिंग हुई थी वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने पड़ती है, यानी डिग्रेड होने पड़ती है। अब सिनेप्टोनेम्बुलर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड हो जाएगा तो कुछ जगह से डिग्रेड नहीं हो पाता है, वो आगे जाकर हो जाएगा, बट डिप्रोटीन स्टेज में नहीं होता है। तो उन स्टेज को जहाँ पर रेड और ब्लू आपस में जुड़े रहते हैं, उनको हम बोलते हैं चाइस्मेटा। तो यहाँ पर क्या बने हुए हैं, चाइस्मेटा बने हुए हैं। और नेक्स्ट स्टेज में डाइकिनेसिस है। डाइकिनेसिस में तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, सारा ये सिनेप्टोनेम्बुलर कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। ओके, और ये आपका सेल रेडी है माइटोसिस के लिए, सॉरी मेटाफेज के लिए। ओके, अब ये एनाफेज है, तो आप सभी को पता होगा एनाफेज बन के मैं बात की, एनाफेज 2 क्यों चाहिए हमें, हमें मायोसिस 2 क्यों चाहिए। तो मायोसिस 2 हमको इसीलिए चाहिए क्योंकि मायोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की तो सेपरेशन हो जाती है एनाफेज 1 में, बट सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन नहीं हो जाती है, यानी DNA की डबल डोज है, तो आगे जाके एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करेगा। इसलिए हमें को मेयोसिस 2 चाहिए। मेयोसिस 2 में, एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ओके, गैमेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात करेंगे। 3 स्टेजेस आएंगी। पहली स्टेज जो है वो उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं, जो आगे जाके फ्यूचर में स्पर्म बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं with the help of the process known as the mitosis, not the meiosis। meiosis नहीं है, माइटोसिस है। माइटोसिस से अपना साइज को बढ़ा रहा है, पहली फेज। दूसरी फेज में मायोसिस हो रही है, यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, यानी वो अपना रिडक्शन डिवीजन कर रहा है। इक्वेशन डिवीजन होते हैं माइटोसिस, एंड मायोसिस इज रिडक्शन डिवीजन। अब लास्ट फेज आती है, थर्ड फेज, जिसमें स्पर्मियोजेनेसिस होती है, यानी जो स्पर्मेटेड होंगे वो नरिशमेंट लेंगे सर्टोली सेल से, और अपना साइज जो है इंक्रीज करेंगे, बड़ा कुछ चेंजेस करेंगे, गोजाई बॉडी एक्रोसोम बनाएगी, वगैरह वगैरह, देखेंगे हम आगे। अब स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई है, वाई पोटेंशियल स्टेम सेल्स। व्हाट इज वाई पोटेंशियल स्टेम सेल्स, ऐसे स्टेम सेल्स जिनके पास ताकत है कि वो मेल भी बन सकते हैं, फीमेल भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनको कौन सा क्रोमोसोम मिला हुआ है, कौन से फैक्टर मिले हुए हैं, वो मैंने ऑलरेडी कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर जब ये सारे हमारे पीजीसी को हम बायोपोटेंशियल स्टेम सेल कहते हैं, जस्ट यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। पीजीसी को हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो पीजीसी क्या करेंगे, जेनेटिक डिजीज एक ऐसा पर्सन होता है जो फ्यूचर जाके टेस्टिस या ओवरी बनाएगा। तो जेनेटिक डिजीज के पास जाएंगे और वहाँ पर हम उसको बोलते हैं गोनोसाइट्स। और गोनोसाइट्स क्या करेंगे, गोनोसाइट्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे टेस्टिस कोट्स में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लाइडिंग सेल्स भी होते हैं। ओके, तो लाइडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, वगैरह वगैरह, आप सभी को पता है। ओके,
अब जैसे ही हमारे ये माइटोसिस करते हैं, जो प्रोलिफरेशन करते हैं, उसके बाद ये अपना साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया है, इनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। और एक ऐसे स्टेम सेल्स हैं, याद रखना, ये ऐसे स्टेम सेल्स जिनको होते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, यानी ये एक ही टाइप के सेल्स को इनिशिएट करते हैं, यानी स्पर्म से बनाने का काम करते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा कौन सा फैक्टर बैठा हुआ है जो इनकी प्रोसेस को इन्हांस कर रहा है? तो यहाँ पर GDNF, गीलियल फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक इसकी गीलियल सेल जैसी हाँ, गीलियल सेल लाइन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, GDNF। तो GDNF क्या करता है? हेल्प करता है कि स्पर्मेटोगोनिया का डिवीजन हो। ओके, और एक और प्रोटीन है, उसको याद रखना अपने, SCF, यानी स्टेम सेल फैक्टर। ये हेल्प करता है कि हमारा स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ओके, अब मायोसिस फेज में क्या हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया विद हाई लेवल ऑफ स्ट्रा8। आपसे बताओ स्ट्रा8 क्या करता है? स्ट्रा8 का काम होता है मायोसिस का करना, बनना। अब देखो, अब यहाँ पर स्ट्रा8 आएगा या नहीं आएगा? तो आप दोबारा कन्फ्यूज हो गए, तो आप सोचोगे नहीं यार सर, इधर नहीं आएगा स्ट्रा8। क्यों नहीं आएगा? फीटस में नहीं आएगा, मेल के फीटस में स्टारेट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वेटर बैठा हुआ है, नैनोस्टो। बट अभी तो प्यूबर्टी हो चुकी है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी में होती है, और वहाँ पर मायोसिस जरूरी है, तो यहाँ पर स्टारेट आएगा। स्टारेट का इन्वेटर नैनोस्टो इधर नहीं होता है। ओके, और जो स्टारेट है और साथ में रिस्पॉन्डिंग SCF या आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। और टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया रेडी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के लिए। कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया आपको दिख रहे हैं, ये अपना साइज इंक्रीज करते हैं थ्रू माइटोसिस। बहुत 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, ऐसे ऐसे अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, यानी जैसे इनके अंदर स्ट्रा8 जीन्स इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे किसमें? ये आपस में कैसे जुड़े हैं? आपस में जुड़े हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के कारण। ओके, ये फर्गाइल ब्रिजेस होता है, टूट जाता है। अब जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स याद रखना हमारे डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि ये मायोसिस बन किया, अभी इन्होंने मायोसिस 2 नहीं किया इन्होंने। ओके, और उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ओके, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मायोसिस 2 कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है लगातार एचपी में, एचपीयू एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कंडीशन आपके पास दी जाती है कि मान लीजिए आपके पास 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिए हुए हैं, तो कितने स्पर्म्स बनाएगा? या आपके पास 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दिए हुए हैं, तो वो कितने जाके स्पर्म बनाएगा? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं, हर बार आते हैं, और इस बार भी आएंगे। तो सोल्व करना मैं बता रहा हूँ, ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है। इस ट्रिक अभी क्या है यार, आप समझ जाओगे। आप देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है? कितने बनाता है? 2। तो हमारे केस में कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं? 2, यानी 4। यानी हमारे 4 स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। ओके, देखो ना, एक जो है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो कितने बना रहा है? 2 बना रहा है। तुम्हारे पास कितने? 2 हैं, तो 4 बन रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितनी कंडीशन दी हुई है? ये स्पर्मेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की। दोबारा रिकैप करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है आपको भी और मुझे भी। देखो, आपके पास कितने दिए हुए हैं? 50 दिए हुए हैं। 50 क्या दिए हुए हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिए हुए हैं। और एक स्पर्मेटोसाइट्स कितने स्पर्म्स बनाएगा? 4 बनाएगा। 4 क्यों बनाएगा? क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और आगे जाके दो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, वो आगे जाके 4 स्पर्म्स बनाएंगे। क्योंकि 2 हैं तो एक आगे जाके 2 स्पर्म बनाता है, और दूसरा भी 2 स्पर्म बनाएगा, तो टोटल कितने स्पर्म बनेंगे? 4 स्पर्म बनेंगे। या मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। डायग्राम है भी डायग्राम की कि नहीं है? हाँ ठीक है, ये रहा नहीं होगा। चलो कहीं देख लेते हैं जगह, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कंडीशन ली हुई है, क्या कहा मैंने? 50 है। तो एक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पहले हम लेते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है? ये कितने बनाएगा? ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। ठीक है, एक इधर इधर आ गया, ये एक इधर आ गया। ठीक है, अब जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, वो आगे जाके कितने बनाएगा? 2 स्पर्म बनाएगा। ठीक है, ये भी कितने स्पर्म बनाएगा?
2 स्पर्म बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने कितने स्पर्म बनाए? 4। तो 50 कितने बनाएगा? 200, क्योंकि 50 गुना 4, ठीक है, यानी 50 गुना 50 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 200। तो कितने स्पर्म बनेंगे? 200 स्पर्म बनेंगे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपसे पूछा गया था कि 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, वो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा? कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? स्पर्म्स नहीं, तो ओनली 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, क्योंकि एक 2 बना रहा है, तो 50 100 बनाएंगे। बट अगर पूछा होगा स्पर्म कितने बनाएगा, तो 200 स्पर्म बनाएगा। ये पहली कंडीशन है। पूछा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ओके। तो अब आप आ जाते एक की, कि एक कितने बना रहा है। पहले आपको ये रखना है कि एक कितना बना रहा है, जितना भी एक बनाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बना रहा है? ओनली 2। ओनली एक तो 2 ही बना रहा है ना। अगर 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, तो कितने बनेंगे? 100 बनेंगे। सिंपल है, ठीक है। तो ये तो आपका समझने वाली बात है। अब रट्टा एक क्रैम्प करना, तो क्रैम्प कैसे करना है? जहां पर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जिधर भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लिखा हो, चाहे जितने मर्जी दिए हों आपके पास, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यदि क्वेश्चन पूछा है कि कितने स्पर्म बनेंगे, तो ओके, ये ट्रिक लगा देना, ओके, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपकी कहाँ तक पहुंची है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक। आगे जाके हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटेड में। आप सभी को पता होगा स्पर्मेटेड। अब देखो स्पर्मेटेड बन चुके हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आ जाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस में आपकी 2 कंडीशन होती है। एक तो होगी है कि जो मैच्योर स्पर्म है वो नरिशमेंट लेगा, और दूसरी बात है कि वो अपनी कन्फर्मेशन चेंज करेगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करेगा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस द हिस्टोन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आर ऑफन रिप्लेस्ड बाय स्पर्म स्पेसिफिक हिस्टोन वेरिएंट एंड वाइडस्प्रेड न्यूक्लियोसोम डिसोसिएशन टेक प्लेस. This remodeling of nucleosomes might be point which the PGC pattern of methylation is removed. यहाँ से हमारा मिथाइलेशन जो है वो रिमूव कर दी जाती है, पहली बात। दूसरी, spermatogenesis the stone of the haploid nucleus are eventually replaced by the protamines. अब यहाँ पर हिस्टोन की जगह क्या आ जाएगा? प्रोटामाइन आ जाएगा। याद रखना, अब जो न्यूक्लियस होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, उसको हमने अरेस्ट भी तो करना है कि वो अपनी एक्टिविटी ना कर दे। अब देखो, हम चाहते हैं कि वो अंदर जाके एग में वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करे, वहाँ पर माइटोसिस या मेयोसिस जो भी करना है वहाँ पर करे, ऐसे रेंडमली ना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वहाँ पे हिस्टोन को रिमूव कर देते हैं स्पर्म में से, और हिस्टोन को रिमूव कर देते हैं, हम प्रोटामाइन को ऐड कर देते हैं, प्रोटामाइन। तो हिस्टोन के अंदर क्या होती है? प्रोटामाइन होती है, सॉरी, स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटामाइन होता है, याद रखना, ओके। बाकी बाकी यहाँ पर देखो, unexpectedly the sperms continue to be developed after they have leave the testis. When being to be transported from the testis, sperms resides in the epididymis, okay. During this residence, the epididymis cells release the exosomes that fuse with the sperms, okay. These exosomes have been shown to contain the small ncRNA and other factor that can activate and repress the certain genes, and sperms will bring these agents into the egg, okay. यहाँ बोला जा रहा है कि एपिडाइडम्स में एक एक्सोसोम्स होता है, वो अटैच हो जाता है स्पर्म के हेड के साथ, और वो क्या होता है? वो एग तक, यानी जब स्पर्म जो एग तक जाएगा तो वो भी साथ में जाएगा, एक्सोसोम, ओके। एंड स्पर्म स्टिल इज नॉट फुली मैच्योर। ये मैंने आपको लाइन बार बताई है कि अभी तक स्पर्म मैच्योर नहीं है। स्पर्म मैच्योर फीमेल जेनेटिक ट्रैक में ही होगा, यानी जिस टर्म में बोलते हैं कैपेसिटेशन, ओके। तो दैट्स ऑल ओवर, हो गया कंप्लीट। ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पर्मियो oogenesis, पता नहीं क्या क्या बोल रहा मैं भी, oogenesis, ओके, यानी ओवरी एग की डेवलपमेंट, एग कैसे बनते हैं। तो दैट्स क्लोज। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।